माई, ये दुनिया समझ में नहीं आती। दिन रात ईंटें उठाता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं, जैसे किस्मत ने कसम खाली हो कि कुछ अच्छा होने ही नहीं देना। अरे पगले, किस्मत तो तेरे हाथ में है, बस तू ही नहीं देख पाता। रेखाएं जो कुछ कहती हैं वो समय आने पर ही समझ में आता है। अभी तो तू लड़ रहा है, एक दिन तेरा भाग्य खुद तेरे सामने सर झुकाए खड़ा होगा। रेखाएं? माई, जब पेट में भूख हो और जेब में 1 रुपया न हो, तब ये रेखाएं कुछ काम की नहीं लगती। हर रोज सोचता हूं कुछ बदल जाएगा, पर वही धूल, वही गाली, वही मजदूरी। तो क्या छोड़ देगा? देख शिवा, मैंने तुझे कभी राजा बनने का सपना नहीं दिखाया, लेकिन एक बात जान ले, तू खास है। तेरे चेहरे पर जो तेज है वो मैंने किसी अमीर के बेटे में नहीं देखा। अब उठ, गणपतराव बाबा के पास चल, तेरा हाथ देखेंगे। हाथ? माई, तू फिर शुरू हो गई। वो बाबा तो हर किसी को राजा बनने का सपना दिखाते हैं। चुप कर, तू चलेगा या नहीं? शिवा मन मारकर माई के साथ चला। धूल भरे रास्ते पर पीपल के नीचे बैठे गणपतराव बाबा अपने गेरुए वस्त्र में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके पास पहुंचते ही उन्होंने आंखें खोली। आ गया तू? तुझे ही देख रहा था कई दिनों से। बैठ। बाबा, माई जबरदस्ती ले आई है। कहती है मेरा भाग्य हाथ में छुपा है। आप देख लीजिए, शायद कोई खजाना हो जो हमें नहीं दिखता। तेरा मजाक उड़ाने का मन है या भाग्य बदलवाने का? माफ करना बाबा, बस थक गया हूं। हर दिन लड़ते लड़ते खुद से नफरत सी हो गई है। देख, इस रेखा को ये बता रही है कि तू एक बड़ा जिम्मेदार आदमी बनेगा। और ये देख, ये राजा की रेखा है। राजा की? बाबा, आप भी ना, मैं मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। उधर धवलपुर का राजमहल हिल रहा था। राजा वीरसेन गंभीर रूप से बीमार थे और राज्य में अफरा तफरी मची थी। महाराज की हालत बिगड़ती जा रही है। तो अगर उत्तराधिकारी जल्द तय नहीं हुआ तो राज्य में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। परंपरा कहती है, ऐसे समय में जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में शीश झुकाता है, वही अगला राजा माना जाएगा। शिवा की माई की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। शरीर बुखार से तप रहा था। शिवा ने माई को पीठ पर उठाया और भारी बारिश में मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में कीचड़, भीड़ और सन्नाटा, पर शिवा रुका नहीं। माई, तू बस सांस लेती रह, हम पहुंचने वाले हैं। मंदिर में जब वो पहुंचे, आरती की घंटियां बज रही थीं और शिवा थका हुआ माई को नीचे रखकर सीधे भगवान शिव के आगे सिर झुका बैठा। उसी पल राज पुरोहित और रक्षक वहां पहुंचे। जो व्यक्ति इस कठिन घड़ी में सबसे पहले भगवान के चरणों में झुका, वही ईश्वर का आदेश लेकर आया है। यही धवलपुर का नया उत्तराधिकारी होगा। अगले दिन पूरे शहर में डंका बजा। धवलपुर की जनता ध्यान दे, भगवान शिव की कृपा से और प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार नए उत्तराधिकारी की घोषणा की जाती है। शिवानंद उर्फ शिवा। शिवा? अरे वो तो ईंट ढोता है ना, वही जो नदी किनारे काम करता है। कोई भूल तो नहीं हो गई सैनिक जी? ऐसे भी क्या दिन आ गए, मजदूर राजा बनेंगे? क्या ये कोई मजाक है? मैं मजदूर हूं, ईंट ढोता हूं, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? यही तो कहा था मैंने।
भाग्य जब आता है तो पूछ कर नहीं आता। अब तू भाग न सकेगा शिवा। पर माई, मैं क्या जानता हूं राजमहल के बारे में, राजनीति, लोग, सत्ता। मुझे तो डर लग रहा है। डर ठीक है बेटा, पर खुद को छोटा समझना मत। तू वो नहीं जो तू आज है, तू वो है जो तेरा भाग्य तुझसे करवाएगा। यह कोई मजाक नहीं, यह धर्म की वाणी है। शिवानंद अब धवलपुर का उत्तराधिकारी होगा। शिवा को उस रात नींद नहीं आई। उसके भीतर सवालों का तूफान था। वो ईंटें ढोने वाला लड़का, जिसे लोग नाम से नहीं गालियों से बुलाते थे, अब राजगद्दी पर बैठने वाला था। क्या वाकई ये सब हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? और वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई, एक साधारण लड़के से असाधारण राजा बनने की। शिवा ने आंखें खोली। सामने भव्य सोने जड़े सिंहासन, लाल कालीन, छत से लटकते झूमर और चारों ओर सफेद और सुनहरे रंग में नहाया हुआ दरबार। कल तक ईंट ढोने वाला लड़का आज उस गद्दी के सामने खड़ा था जहां तक सिर्फ कहानियों में पहुंच पाते थे। महाराज, वस्त्र तैयार है, आपको अभिषेक के लिए चलना होगा। ये सब मेरे लिए नहीं बना, पर शायद अब ये मेरे ही हिस्से है। दरबार में शंख बजा। शिवा ने जैसे ही प्रवेश किया, सारे दरबारी और मंत्री एक साथ खड़े हो गए। शिवा अब सिंहासन के सामने था। राजपुरोहित ने अभिषेक किया, माथे पर तिलक लगाया। राज्य की परंपरा के अनुसार जो पहला सिर झुकाता है वही उत्तराधिकारी बनता है। शिवा ने वही किया, बिना छल कपट के। अब वह धवलपुर का राजा है, शिवानंद देव। राजा, ये शब्द भी भारी लगता है। ठीक उसी वक्त महल में आया वीरभद्र। ऊंचा कद, तेवर से भरा चेहरा और चाल में अहंकार। वाह, इतिहास में पहली बार देखा कि मजदूरी करता हुआ आदमी सीधे सिंहासन तक आ पहुंचा। सिंहासन तक कोई भी पहुंच सकता है, पर वहां टिके रहना असली परीक्षा है। टिकना तो समय तय करेगा। वैसे आपने सिंहासन के रास्ते में बहुत सी सीढ़ियां लांघ ली, या कहें कुछ को कुचल दिया। मैंने किसी को कुचला नहीं, सिर झुकाया था, सिर्फ ईश्वर के आगे। दरबार में सन्नाटा। राजगुरु बीच में आई। वीरभद्र, परंपरा का अपमान मत करो। समय बदल रहा है और ये बदलाव तुम्हें पसंद हो या नहीं, हो चुका है। बदलाव तो सबको दिख रहा है, पर मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब ये बदलाव खुद गवाही देगा कि गलती हुई। कुछ दरबारी वीरभद्र की बात पर मुस्कुराए। शिवा ने वो नजरें पकड़ ली, मगर चुप रहा। आप सभी का आभार, जिन्होंने मुझे स्वीकारा। मैं जानता हूं, मैं उस तरह का राजा नहीं हूं जैसा आपने देखा है। मेरे पास ना राजसी खून है, ना युद्ध का अनुभव, लेकिन मेरे पास आपकी तकलीफों की समझ है, क्योंकि मैं उनमें जिया हूं। शिवा ने फैसला लिया कि वो जनता से सीधे संवाद करेगा। अगले दिन वो दरबार के बाहर अपने पुराने कपड़े पहनकर गांव में गया। महाराज, आप हमारे बीच? राजा का काम महल में बैठकर हुक्म देना नहीं है, वो है आपके बीच आकर सुनना। पहली बार कोई राजा हमारे कुएं की हालत देखने आया है। शिवा ने देखा, पानी की किल्लत, टूटी सड़कें, बीमार किसान। उसका दिल बैठ गया। रात को महल की सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, दरबारी, सेनापति और राजगुरु उपस्थित थे। मैंने आज गांव का हाल देखा। सच कहूं तो ये दरबार जितना चमकता है, उतनी ही अंधेरा है बाहर। महाराज, योजनाएं बनती है, वक्त लगता है। वक्त तब लगता है जब नीयत में देरी हो। अब हर सप्ताह हम जनता से रिपोर्ट मंगवाएंगे। योजना कागज पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। दरबार के बाद
शिवा अपनी बालकनी में अकेला खड़ा था। राजा शिवा, दक्षिणी हिस्से में विद्रोह शुरू हो गया है। गांव के किसान और कुछ पूर्व सैनिक सबने बगावत कर दी है। क्यों? कारण? उनका कहना है कि आपकी नीतियां महल की दीवारों तक सीमित हैं, खेत अब भी सूखे हैं और बच्चों की भूख अब भी वही है। शिवा ने फैसला किया, वह स्वयं विद्रोहियों से मिलने जाएगा। दरबार में यह निर्णय विवादित रहा। दक्षिण में शिवा ने विद्रोहियों से संवाद किया। हमें राज्य से नहीं, उसकी चुप्पी से लड़ना पड़ रहा है। तो बोलो, तुम क्या चाहते हो? सुनवाई, जमीनें जो सूख चुकी हैं उन पर मदद, घायल सैनिक जो लौटे उनके लिए मान्यता, और राजा जो हमारा हो। 5वें दिन बाद शिवा ने सबके सामने घोषणा की, मैं गलत था और एक राजा को यह कहना आना चाहिए, राज्य केवल महलों में नहीं बनते, वो बनते हैं खेतों की मिट्टी, मां की आंचल और सैनिक के पसीने से। मैं वादा करता हूं, ये राज्य अब आपका है। महल में तख्तापलट की साजिश विफल कर दी गई। शिवा अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था।